हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, मैं आज कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज नष्ट समीकरण लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो नष्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेलों के वैद्युत विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया था। उन्हीं के आधार पर इस समीकरण का नाम नष्ट समीकरण रख दिया गया। ठीक है, चलिए नष्ट समीकरण के पहले जो साइंटिस्ट थे नष्ट, उन्होंने बताया था कि जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो सेल का विभव होता है, वो किस पर निर्भर करता है? ताप और सांद्रता पर। मतलब टेम्परेचर, ताप और सांद्रता पर। ताप और सांद्रता पर यदि ताप और सांद्रता बदलते रहेंगे तो वहां पर सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो भी क्या होगा? वेरी होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक समीकरण दिया। वो समीकरण कौन सा है? अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, यूपी बोर्ड में, इंटर के बोर्ड में कभी भी नष्ट समीकरण का इक्वेशन ड्राइव करने के लिए नहीं पूछा गया है। तो मैं ये कह रहा हूं सारे बच्चों को कि जब ड्राइव करने के लिए नहीं पूछा जा रहा है तो आप लोग ड्राइव करने के लिए परेशान बिल्कुल भी मत हो। आप बस केवल इनके बारे में जानें। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आता हूं नष्ट समीकरण पर। यदि किसी बच्चे को कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता होती तो मुझसे बोलेगा, तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नष्ट समीकरण जो था वो क्या था? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपान NF इंटू लॉग बेस 10Q। ये था नष्ट समीकरण। ठीक है, ये क्या था? नष्ट समीकरण। वो भी किसके लिए था? ये अर्ध सेल के लिए था। किसके लिए था? अर्ध सेल के लिए। ठीक, जहां पर E क्या है? E है इलेक्ट्रोड विभव। क्या है ये? इलेक्ट्रोड विभव। जबकि हमारा E नॉट क्या है? वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जहां पर R क्या है? ये है गैस नियतांक। क्या है ये? हमारा गैस नियतांक। और इसकी वैल्यू इस चैप्टर में या इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री के अंतर्गत एकदम फिक्स है। क्यों? क्योंकि गैस नियतांक की वैल्यू निश्चित ही होती है। कोई भी गैस नियतांक, मतलब कोई भी नियतांक, उनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पर गैस नियतांक की जो वैल्यू है वो कितनी है? 8.312 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ओके, उसके बाद हमारा T क्या है? ये तो ताप है। ओके, ताप कुछ भी हो सकता है ना? स्टैंडर्ड स्थिति में भी हो सकता है और नॉन स्टैंडर्ड स्थिति में भी हो सकता है। उसके बाद हमारा N क्या है? ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, F क्या है? ये हमारा फैराडे नियतांक है। आप इसके बारे में जानते हैं, फैराडे नियतांक। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलाम के बराबर होती है ना। और हमारा लास्ट में बचा Q। ये होता है अभिक्रिया भागफल। ठीक, सारी चीजें पता चल गई हमें। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं? एक रिएक्शन लेते हैं। ठीक, एक रिएक्शन लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। माना कि एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन कौन सी है? एम आयन। उसको क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया गया, तो क्या हुआ? धातु के रूप में आ गया। ठीक, इस स्थिति में जो टेम्परेचर था वो कितना है? 298 केल्विन। ठीक, ताप कितना है? 298 केल्विन। प्रेशर कितना है? 1 atm है। उसके बाद जो हमारा बचा, क्या बचा हमारे पास? सांद्रता है ना। सांद्रता कितनी दी हुई है? 1m है। सांद्रता कितनी दी हुई है? 1m। ठीक, भाई देखो ना, यहाँ पे क्या है? एक ही नंबर तो लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई नंबर बढ़ा हो तो वहां पे सांद्रता बदल गई होती है ना। चलिए अच्छा देखते हैं। अब इसके लिए हम नष्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो E हमें पता नहीं, इसे तो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 R की वैल्यू राइट कर देते हैं। हमें पता है R की वैल्यू कितनी होती है? 8.312। T हमें पता है कितना है? 298
298 केल्विन डिवाइडेड बाई। अच्छा एक बात बताऊं, यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हो सकता है किसी रिएक्शन में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी नंबर ऑफ n को n ही बना रहने देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हो रहा है तो यहाँ पे एक रख सकते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें ई सेल की वैल्यू पता नहीं, वरना ये सॉल्व हो गई होती है ना। चलिए n f की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते, क्योंकि f की वैल्यू तो फिक्स ही है ना, 96500, ओके, इनटू log बेस 10। ओके अब बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में, और यहीं पर से हमारा Q पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि Q बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ये होता है Q, ठीक है। क्रिया भागफल बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर उत्पाद क्या है, धातु है, इसकी सांद्रता बना दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उत्पाद रिएक्टेंट अभिकारक क्या है, धातु आयन है, ओके, ये हो गया। अब देखते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 माइनस, अब आपको शायद पता होना चाहिए कि इतने को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.0591 के बराबर हो जाएगा, बटे n राइट कर देते हैं, इंटू लॉग बेस 10। अब यहाँ पर दिया है धातु की सांद्रता, ठीक। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, कोई भी धातु है, ठीक है, उसकी जो सांद्रता होती है वो 1 के बराबर होती है। कोई भी धातु है, ठीक है, उसकी जो सांद्रता है वो 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह में क्या राइट कर सकते हैं, 1, तो हो जाएगा 1 बाई धातु आयन की सांद्रता, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस रिएक्शन के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नस समीकरण, किसके लिए, अर्ध सेलों के लिए, लेकिन कब, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे हो। किस फॉर्म पे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म पे हो, मतलब जब वह मानक स्थिति में हो। मानक स्थिति का मतलब जब ताप 298 केल्विन हो, दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और सांद्रता 1 मोलर सांद्रता, तब हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र अर्ध सेलों के लिए E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बटे n इंटू लॉग बेस 10 1 बाई धातु आयन की सांद्रता, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, वहां पर जो ताप है 298 केल्विन के अलावा कुछ और है, दाब कुछ और है, सांद्रता कुछ और है, उस स्थिति में अर्ध सेल के लिए जो नस इक्वेशन होगी वो हमारी ये होगी। बात समझ में आई? वो इसलिए क्योंकि जब भाई बार बार हमें 298T की जगह पे रखना पड़ेगा, बार बार हमें R की वैल्यू वही राइट करनी पड़ेगी, तो हमने क्या किया, कैलकुलेट ही कर दिया डायरेक्ट, जो हमें पता चल जाएगा कि यदि कोई मानक स्थिति में है तो वहां पर सीधे सीधे इसको रख करके हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। और यदि वहां पे मानक स्थिति नहीं है तो हमें इस वाले फॉर्मूले को रखना। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो बात हो गई अर्ध सेल की, ठीक। अगर हम इसे सेल के लिए निकालना हो तो अर्ध सेल के लिए आगे नहीं समझ में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेल के लिए बनाते हैं नस समीकरण, ठीक है। ऐसा ही है जो हमारा सेल के लिए है नस समीकरण, वो भी ऐसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है, ठीक है। क्या अंतर किया गया देखते हैं, वो क्या हो जाएगा, सेल मतलब यहां पर सेल जुड़ जाएगा, E इक्वल टू E0 ऑफ सेल, ठीक, माइनस 2.303 RT अपान NF इंटू लॉग बेस 10 Q। बस और कुछ नहीं चेंज हुआ है, यहां पर क्या है, बस केवल सेल ऐड कर दिया गया है, ठीक। यहां पर Q भी वही होगा, Q भी क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। यहां पर किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक आपको न्यूमेरिकल करा के दिखाऊं, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल नोट कर देता हूं। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर दिया है, इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर, ये क्वेश्चन है, ये जो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया, ठीक है। 298 केल्विन पर जिंक बाय जिंक आयन डबल स्लैश कॉपर आयन बाई कॉपर, इसमें सांद्रता दिया हुआ है, जिंक आयन की सांद्रता है 0.01 और कॉपर आयन की सांद्रता 0.1, ठीक है। सेल के लिए E
स्टैंडर्ड स्थिति में ई नॉट जिंक आयन बाई जिंक इक्वल टू दिया हुआ है 0.76 व स्टैंडर्ड स्थिति में ये भी है ई नॉट ऑफ कॉपर आयन बाई कॉपर दिया हुआ है 0.34। ठीक है, दिया है तो क्या करना है, इस सेल का अपचयन विभव ज्ञात करना है। ठीक, देखो ये सेल है तो सेल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे नस इक्वेशन का जो सेल वाला है फॉर्मूला उस पर राइट कर देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेम्परेचर यही दिया हुआ है। ठीक है, जब टेम्परेचर दिया हुआ है, सांद्रता अलग दे दी गई है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस क्या करेंगे, हमको 0.059 बाई एन ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इंटू लॉग बेस 10 और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक, चलो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर आयन रिएक्शन होगा, बनाएगा जिंक आयन प्लस कॉपर। ठीक, इसका मतलब ये है कि जिंक था, जिंक से क्या बना, जिंक आयन, तो जिंक है, जिंक से जिंक आयन बन गया। कॉपर आयन था, कॉपर आयन से क्या बन गया, कॉपर। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक बात बताइए, Q बराबर क्या होता है, अभिकारक और उत्पादी तो होता है ना। तो यहाँ पर उत्पाद है तो उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा, जिंक आयन की सांद्रता और कॉपर की सांद्रता बटे उत्पाद के बाद अभिकारक में होगा जिंक की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। यही तो होएगा ना भाई, उत्पाद में जो कुछ है सबकी सांद्रता और अभिकारक में जो कुछ है सबकी सांद्रता, क्यू की जगह में वही आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं ई नॉट ऑफ सेल, ये कैसे हमें निकालना होगा। ई नॉट ऑफ सेल के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये तो बताया था, है ना। अब आप ये बताइए, ये भी मैं बता चुका हूं कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और कैथोड में हमेशा क्या होता है, अपचयन। ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण, कैथोड में क्या होता है, अपचयन। अब रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में देखो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। गौर से देखिए, जिंक से जिंक आयन बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये कहां पर जाना चाहिए, एनोड की ओर। कहां जाना चाहिए, एनोड की ओर। ठीक है, जिंक से जिंक आयन बनाएगा, उसके बाद ये कॉपर आयन है, कॉपर आयन से कॉपर बना रहा है, मतलब ये कहां पर हो रहा है, कैथोड की ओर। इनकी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर जो जिंक वाला है इसको कहां पर रखेंगे, एनोड की ओर, और जो कॉपर वाला है इसको कहां रखेंगे, कैथोड की ओर। चलिए देखते हैं, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैथोड की जगह में क्या होगा 0.34 माइनस, और एनोड की जगह में क्या हो जाएगा 0.76। बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा, ये माइनस में है, अब ओके, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.76। जब इनको टोटल करेंगे 6 4 10, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, सॉरी 11 की 1 हसिलाया 1, मतलब ये कितना हो जाएगा टोटल 1.10 वोल्ट। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा करके हम ई सेल की जगह में राइट कर देंगे, ई नॉट सेल की जगह पे। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 1.10 माइनस बाकी 0.059 बटे n। अब n की बात आती है तो यहाँ पर देखो गौर से, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है, 2 का, 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के मिल गया, तो मतलब यहाँ पे n की जगह में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई लॉग बेस 10। ओके, अब देखो ये धातु है, धातु का कितना हो जाएगी सांद्रता 1, ये धातु है, इसकी भी सांद्रता हो जाएगी 1। अब बात करते हैं जिंक आयन की, सांद्रता दी हुई है कितनी है, ये देखो 0.01 बटे कॉपर की 0.1। गौर से देखना, है ना। अब देखो, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो अब गौर से देखना, मैं दशमलव को 2 प्लेस में कर दूं, दशमलव कट गया, कितना गया 1/10, या हम यूं कहें 1/10 को और क्या राइट कर सकते हैं, 10 की पावर -1 राइट कर सकते हैं कि नहीं। इसको और मैं थोड़ा सा और राइट करता हूं, एक लाइन, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.10 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.02 और 2 × 18 और उसके बाद 5, ठीक, लॉग बेस 10, और ये हो जाएगा
10 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 यही तो होगा ना। अब हमको पता है कि लॉग के आगे जो भी नंबर होता है पावर उसके पहले कूद पड़ता है और उसके बाद log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है। तो क्या हो जाएगा गौर से देखना, ई सेल बराबर 1 0 माइनस ये हो जाएगा 0.0295 इंटू, अब यहां पर क्या हो जाएगा गौर से देखना, ये क्या हो जाएगा -1 log 10 हो गए। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे राइट करता हूं -1 log 10। हमको पता है log 10 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है ना। काफी वीडियो लंबी होती जा रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको उठा करके यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैं उठा करके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। ये तो क्या हो जाएगा ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1.10। अब आप गौर से देखिए -1 जब बाहर निकलेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और प्लस बन जाएगा, तो बन जाएगा +0.0295 और ये टोटल जब हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.1295 वोल्ट। दैट्स क्लियर, बात समझ में आई, ठीक भैया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।